नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज हम बात करेंगे पर्यावरण की और स्वास्थ्य की। स्वस्थ आबादी के लिए स्वस्थ परिवेश का होना पहली जरूरत है। किसी भी देश में मृत्यु दर और बीमारियों के संदर्भ में पर्यावरण महत्वपूर्ण आधार होता है। आमतौर पर समझा जाता है कि वायु, जल, मिट्टी और पेड़ पौधे मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। ये सच तो है, किंतु सीमित अर्थों में। व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के आसपास का पूरा वातावरण, घर के भीतर बाहर, सब कुछ पर्यावरण का एक हिस्सा है और इसीलिए मानव जीवन के लिए बेहद जरूरी है पानी और हवा का साफ रहना। और अगर ये दोनों प्रदूषित हुए तो मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए यह खतरनाक संकेत हो सकते हैं। साफ हवा पर्यावरण का एक ऐसा अंग है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वच्छ वायु में सांस लेकर ही हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वहीं पर्यावरण का दूसरा सबसे अहम अंग है जल यानी पानी। अगर पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल से व्याप्त है तो हमारे शरीर का एक बड़ा भाग जलयुक्त होता है। मानव शरीर का तकरीबन 66% हिस्सा जलीय है। जाहिर है दुनिया के लिए जल बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। धरती का 2/3 भाग पानी से घिरा हुआ है। इसमें से 97.4% पानी समुद्र में हिलोरे लेता है जो खारा है और पीने लायक नहीं। बाकी 1.8% पानी साफ है जिसका 77% पानी हिमखंडों और ग्लेशियर में जमा हुआ है। 22% पानी धरती की गोद में है और अब बचा मात्र 1% पानी जो इस धरती की सतह पर झीलों, झरनों और वातावरण में है। आज बात पर्यावरण और उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर। 3 बेहद खास मेहमान राजीव दास गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी हेल्थ जेएनयू से। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव हैं, संयुक्त निदेशक हैं एनसीडीसी दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आकाश जी आपका। और प्रोफेसर CK वार्ष्णेय हैं, जाने माने पर्यावरणविद हमारे साथ। सर स्वागत है। शुरुआत में वार्ष्णेय सर आपसे ही करना चाहूँगा। पर्यावरण दिवस आता है हर साल, हम चर्चाएं करते हैं, लेकिन आपके नज़रिए से इस वक्त पर्यावरण और जो मानव जीवन है उसके स्वास्थ्य को अगर मैं एक साथ समझने की कोशिश करूं, अहम बहुत कहा जाता है, लेकिन ये किस दिशा की तरफ बढ़ता दिखा है पिछले 2 दशकों में? देखिए, ये सच है कि पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं 5 जून को हर साल, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से पर्यावरण के बारे में हमें चिंता रखनी चाहिए वो केवल एक दिन से पूरी नहीं होती है। ये सर्वविदित है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है पर्यावरण की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वायु और जल 2 ऐसे मुख्य पर्यावरण के अंग हैं कि जिनके बिना जीवन बिल्कुल निराधार है और जब तक इनकी स्वच्छता और इनकी गुणवत्ता पूर्ण तरह से निश्चित न की जाए, स्वास्थ्य के ऊपर हम गंभीर समस्याएं उठती हैं। वायु और जल दोनों ही आवश्यक चीज़ हैं और बहुत ही मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये पृथ्वी से हमें मिलती हैं, इनका न कोई कारखाना है और न इनकी कोई फैक्ट्री है और इनके बिना जीवन बिल्कुल निरासार है, निराधार है। चाहे हमारे कल कारखाने हों या हमारा खुद का अपना जीवन हो, जब तक हमको सुनिश्चित मात्रा में और बिल्कुल शुद्ध तरीके से जल और वायु न मिलेगी, तब तक हमारा जीवन स्वस्थ नहीं रह सकता। सारी तरह की समस्याएं आती हैं, बहुत तरह के जहरीले तत्व इनमें मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत कुप्रभाव पड़ता है। आपको ये जानकर सर्वविदित है कि भारत देश के अंदर कई सारे मुल्क ऐसे हैं, कई सारे शहर ऐसे हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं और इसमें दिल्ली जो है हमारी राजधानी, वो तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और कई साल से उसने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो पर्यावरण के बारे में हम लोग जितनी चिंता करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं और इसके काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। एक तो एक्यूट इफेक्ट होता है, दूसरा होता है क्रॉनिक, और दोनों की वजह से जो बूढ़े और जो बच्चे, गर्भवती महिलाएं, इनके ऊपर बहुत कुप्रभाव पड़ता है। और ऐसा देश जहां पर कि अगर उसकी आबादी स्वस्थ नहीं है तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा सपना ही रह जाता है। ओके। आकाश जी, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, अगर मैं जल की बात करूं और वायु की, एक एक करके हम अगर बात करें, पहले अगर हम एयर की बात करें, हवा की बात करें, किस तरीके से हाल के कुछ दशकों या वर्षों में पर्यावरण के साथ और जो हवा का, मैं कहूँ कि इसकी क्वालिटी की बात है या उसकी उपलब्धता को लेकर है, जो एक मानव जीवन के लिए स्वच्छ वायु चाहिए थी, उसका स्तर कहाँ पर पहुँचा है, किस तरह बढ़ता दिख रहा है और ऐसा क्यों है? देखिए,
अगर चर्चा में लेते हैं हाल में निकले हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट को, इस रिपोर्ट में उन्होंने एयर पोल्यूशन के बारे में काफ़ी जिक्र किया है। एयर पोल्यूशन को मुख्य रूप से दो प्रकार का बताया है, एक आउटडोर एयर पोल्यूशन और एक इंडोर एयर पोल्यूशन करते हुए। आउटडोर एयर पोल्यूशन का मतलब वो हुआ कि जब बाहर की हवा में प्रदूषित होती है, बाहर की हवा कई कारणों से प्रदूषित हो सकती है, जैसे सड़क पे चल रही गाड़ियाँ उसे प्रदूषित करती हैं अपने धुएं से और निकलने वाले दूसरे तत्वों से, इंडस्ट्रीज़ में निकल रहे जो एक्सुडेट्स हैं उनसे होती है। इस प्रकार से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर में बहुत सी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो रही है, डिमोलिशन ड्राइव्स होते हैं, तो कई कारण हैं जो आउटडोर एयर पोल्यूशन के लिए कारण बनते हैं। और दूसरा एक इंडोर एयर पोल्यूशन है। इंडोर एयर पोल्यूशन के भी दो हिस्से हैं। एक हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन का वो हिस्सा जिसका सबसे बड़ा हिस्सा है डोमेस्टिक एक्सपोजर, मतलब जिसे हम ख़ास तौर पर देखते हैं जब गांव में औरतें आज के दिन में भी पूरे भारत में बहुत बड़ा रूरल एरिया होने के कारण वह उन्हीं ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करती हैं, चूल्हा जलाती हैं जिनके अंदर लकड़ी या काऊ डंग वगैरह जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इनके जलने से जो प्रदूषित होता है हवा, वह उनके सेहत पे असर डालता है। और दूसरा हिस्सा इंडोर एयर पोल्यूशन का वो है जो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड होता है। बिल्डिंग के अंदर में कई प्रकार की चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। कई मटेरियल जैसे एस्बेस्टॉस हो सकता है, उसके अंदर में कई प्रकार के पेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, केमिकल से उनके हार्डवेयर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें एक प्रकार के केमिकल्स हैं जो प्रदूषित करते हैं घर के अंदर की हवा के। और अगर उस रिपोर्ट पे ध्यान दें तो वो इस प्रकार से ये संदेश देता है कि आज की डेट में लगभग 90% जनता ऐसी जगहों पे रह रही है जहाँ पे हवा का जो लेवल है, क्लीनलीनेस का लेवल है, स्वच्छता, वो किसी भी प्रकार से WHO के द्वारा निर्धारित लेवल्स के अंदर मीट नहीं कर रहा, यानी कि प्रदूषित है। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये वर्ल्ड वाइड है, ज़्यादातर देशों में ऐसा दिखता है। प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंस है। जो कंट्रीज़ को एक प्रकार से वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ माना जाता है, उन कंट्रीज़ में रिलेटिवली ये प्रॉब्लम कम है, और जिन कंट्रीज़ को मिडिल इनकम या लो इनकम ग्रुप कंट्रीज़ माना जाता है उनमें यह समस्या कहीं ज़्यादा है। और एक और चीज़ जानने वाली बात है कि ज़्यादातर आबादी मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ में ही ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा जनता अगर हम कहें तो इसी देशों में है, और यहीं पे सुविधाएं अभी इस वक्त उतनी पर्याप्त नहीं हैं इस चीज़ों को झेलने के लिए। राजीव साहब, मैं जिस तरीके से ये चीज़ें बढ़ी हैं, अगर मैं एयर की बात करूँ, और जो आज से 2 दशक पहले उसका पैरामीटर था या फिर स्वस्थ जीवन के लिहाज से जो मानक थे, उससे कितना ज़्यादा हम नीचे गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या इसके लिए वो फैक्टर जो कि दिख रहे हैं, चाहे वो पेन की बात हो, इंडोर या आउटडोर, जो भी इसके रीजंस हैं, हम खुद उसको बढ़ा रहे हैं या वाकई, या फिर नेचर, प्रकृति उसको बदल रही है? दो क्रॉस कटिंग इश्यूज जो ध्यान रखना चाहिए। एक ये है कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटी एक हिसाब से बढ़ता जा रहा है। इनइक्वालिटी घट नहीं रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। और इनइक्वालिटी जब बढ़ता है तब कोई भी पोल्यूशन हो, चाहे वाटर हो, एयर हो, केमिकल्स हो, जो गरीब या निचली तबके के लोग हैं वहाँ उसका असर ज़्यादा पड़ता है। और साथ साथ जो हो रहा है वो है अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण। और अर्बनाइजेशन जब होता है, ज़्यादातर अर्बन पुअर का संख्या बढ़ता है, और जो हम एक प्लान्ड अर्बन समझते हैं वो होता नहीं। पर्टिकुलरली जैसे हम बात कर रहे थे लोअर या मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, वहाँ अनप्लान्ड ग्रोथ होता है और पेरी अर्बन एरियाज़ की ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। यानी कुल मिला के एक बहुत बड़ी संख्या के पॉपुलेशन है जो इस इनइक्वालिटी और अनप्लान्ड ग्रोथ का शिकार होते हैं। और
इस पॉपुलेशन के ऊपर या इस सब पॉपुलेशन के ऊपर, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो या और जो पोल्यूशंस हो, उसका डिस्प्रोपोर्शनेट असर होता है। और जाहिर है कि ये वही सब पॉपुलेशन है या ग्रुप्स है जिनको बहुत कम एक्सेस है स्वास्थ्य सुविधा में। ओके, पर्सन सर, हवा का जिस तरीके का मैं कहूँ कि बहाव है, जो उसकी रफ्तार है प्रदूषण की तरफ जाने की, बड़े फैक्टर और जिम्मेदार कौन है और कैसे ये बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? देखिए, वायु प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे गैस है, पेट्रोलियम है, इनका जो इस्तेमाल हुआ और बढ़ता चला गया, इसकी वजह से हवा के अंदर दूषित वायुमंडल होता चला गया। इसके अंदर से जो छोटे छोटे कण, जिनको हम PM 2.5 कहते हैं, और उसके बाद में जो जहरीली गैसें हैं जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सब जो निकलते हैं, इसकी वजह से वायुमंडल के अंदर दूषित हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमारे कल कारखाने हैं, उनके अंदर से भी तरह तरह के केमिकल निकलते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र फैक्ट्री हैं, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज़ हैं, तो इसके अंदर से भी बहुत तरह तरह के ऐसे जहरीले तत्व निकलते हैं जो कार्सिनोजेनिक भी हैं, टेरेटोजेनिक भी हैं, म्यूटाजेनिक भी हैं, और इस तरीके से वो हमारे जो जीन हैं उनके ऊपर भी बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डालते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी वाहन हैं और जो हमारी आने जाने के जो साधन हैं, जैसे मोटर गाड़ी है और दूसरी चीज़ें हैं, तो उनसे जो निकलने वाला धुआं है वो भी इसके अंदर बहुत जहरीली हवा घोलता है। इसके साथ साथ जो हमारे और स्मेल्टर्स हैं, जैसे कॉपर स्मेल्टर, अभी आपने सुना होगा स्टेराइल का केस हुआ वहाँ पे, तो जो कॉपर स्मेल्टर है, तो वहाँ उसके अंदर से भी बहुत तरह की जहरीली गैस निकलती है। तो इस सब की वजह से पर्यावरण पर बहुत असर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जो आसपास लोग रहते हैं वो तो इससे बुरी तरीके से प्रभावित होते ही हैं, लेकिन आम जनता भी इससे बहुत प्रभावित होती है। तो दो तरीके के असर पड़ते हैं, एक तो होता है एक्यूट इफेक्ट और दूसरा होता है क्रॉनिक, माने धीरे धीरे। और उसके साथ साथ जो एटॉमिक रेडिएशन है और जो एक्सरेज हैं, इनका भी बहुत बुरी तरीके से प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि आर्टिफिशियल गैस है, जिसको कि हमने रेफ्रिजरेशन में यूज़ किया, उससे हमारी ओजोन की जो छतरी है, जिसकी वजह से कि जो ख़तरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन पे आना रुक जाता है, उसके अंदर भी छेद होना शुरू हो गया। तो उससे क्या हुआ कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। तरह तरह के कैंसर, स्किन कैंसर, आँख की बीमारियाँ जिसको हम कह सकते हैं कि वो सब होने लगी। तो इन सब का प्रभाव ऐसा होता है कि आप रोक नहीं सकते हैं। इसमें हमें सारे लोगों के साथ मिल कर के कार्रवाई करनी है और हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जब तक पर्यावरण ठीक नहीं है, आगे हमारी जो प्रगति है, जिसके बारे में हम सोचते हैं और अपना सपना देखते हैं, वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि हम पर्यावरण में उसी तरीके से इमर्स्ड हैं जैसे मछली जल के अंदर इमर्स होती है। हमारे चारों तरफ पर्यावरण ही है, उसी से हमें प्राणवायु मिलती है और उसी के अंदर हम इसको छोड़ते हैं। तो हमें इस तरीके से वायुमंडल के बारे में बहुत चिंतित रहना चाहिए। जहाँ तक जलाशयों का सवाल है, 80% जलाशय, जिनमें नदियाँ भी शामिल हैं, भारत में सब प्रदूषित हैं। मैं उस पर भी आऊँगा, पानी के फैक्टर पर, लेकिन उससे पहले राजीव साहब, अगर एयर की बात करें, हवा की शुद्धता की बात करें, स्वच्छता की बात करें, किस तरीके से ये मानव समाज को प्रभावित कर रहा है? क्या बड़े बदलाव आपको मनुष्यों में, या फिर मैं कहूँ कि तमाम जो प्रजातियां यहाँ पर हैं उन पर नज़र आते हैं? यहाँ तक कि हमने सुना है कि अलग अलग तरीके के डिजीज़ सामने आ रही, कुछ ऐसे नए चीज़ें आ रही जो कि पिछले 5 या 10 साल पहले नज़र नहीं आती थी। कई डिजीज़ हैं, जैसे वाशनी साहब ने इलेबोरेट किया अभी, उसमें कैंसर्स भी हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन से इन्फेक्शस डिजीज़ भी फैलता है। इवन जो टोबैको स्मोकिंग है, चाहे एक्टिव टोबैको स्मोकिंग हो या पैसिव स्मोकिंग हो, वो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन में गिने जाते हैं, जो एयर को जो वो पोल्यूट करता है। और उसके साथ कैंसर्स जुड़ा हुआ है। जो इंडस्ट्रियल गैसेस हैं, जैसे अभी बात हो रही थी, उसके साथ भी कैंसर्स जुड़ा हुआ है, या डिफरेंट जेनेटिक कंडीशंस होता है। यानी जो एंटायर रेंज ऑफ डिजीज़ेस हैं, कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है। लेकिन
वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन में एक मुख्य फ़र्क यह है कि इंटरवेंशन का जो गुंजाइश है वो इंडिविजुअल लेवल पे समझ लीजिए कि है ही नहीं। पानी आप उबाल सकते हैं या उसका डिफरेंट प्योरिफिकेशन मेथड्स हैं। जो पॉइंट ऑफ यूज़ प्योरिफिकेशन का गुंजाइश है पानी में, एयर में वो गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंटल कंट्रोल, पब्लिक पॉलिसी, इसका बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो किसी इंडिविजुअल के हाथ में वो है नहीं, जबकि शिकार सभी लोग हैं। आकाश जी, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ के अगर लेवल पर देखें, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के लिहाज से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आपको दिख रही हैं कि एयर, उसकी शुद्धता, उसकी स्वच्छता को लेकर कुछ हम नए दिशा की तरफ बढ़ते देख रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा खतरा है, जैसे कि कहा वार्षण साहब ने, कि ना तो हम फैक्ट्री में से बना सकते हैं और ना किसी फिल्टर में डाल के साफ कर सकते हैं। जी, एयर पोल्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का स्कोप का एरिया है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इस एरिया में काफ़ी समय से काम कर रही है। इस एनवायरनमेंट के अंदर में पूरा एक डिवीज़न है जो एयर पोल्यूशन के ऊपर ही काम करता है और उससे रिलेटेड समस्याओं को ध्यान रखता है। उनके पास एक एनवायरनमेंट हेल्थ का भी एक डिवीज़न है जो हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स में भी पोल्यूशन और हेल्थ मैटर्स को देखता है। और ये पिछले कुछ समय में ये समस्या के बारे में हम जितने जागरूक हुए हैं, जिसके बारे में जितनी चर्चा हो रही है, उस प्रकार से सरकार भी उतनी ही तेज़ी से इस पर काम कर रही है। इस साल एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च किया और उस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर में हर सेक्टर जो एयर पोल्यूशन के कंट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे उसमें व्हीकल्स वाला एरिया ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हर सेक्टर के रिलेटेड पॉइंट्स इसके अंदर में लिखे गए हैं और उन सभी मिनिस्ट्रीज़ के लोगों को इसमें जोड़ा गया है। उनके कंसल्टेशन से ये प्रोग्राम बनाया गया है और हम उम्मीद रखते हैं कि ये प्रोग्राम एक प्रकार से उन सब सेक्टर्स के मिले जुले काम से धीरे धीरे पोल्यूशन के प्रति हेल्प करेगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ का जब हम एग्जांपल देखते हैं तो WHO का डेटा से पता चलता है कि जिन कंट्रीज़ ने जागरूकता बढ़ाई अपनी एयर पोल्यूशन की ओर और उन्होंने इसके प्रति काम किया, वहाँ आज सिचुएशन पहले के मुकाबले कहीं सुधरी है। तो हमारे में भी यही हमारे गुंजाइश है। पॉलिसी प्लस अवेयरनेस, दो ऐसे टूल हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इसको कम कर सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। और ये मैं आपसे सिर्फ कह रहा था एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के बारे में, हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसके प्रति अब काफ़ी काम कर रही है। हम खुद NCTC में हमारा एक विभाग है जो इसके ऊपर काम करता है। मैं इस पर आऊँगा कि असल में हम क्या जो सिम्टोमेटिक उसकी तरफ बढ़ रहे हैं या फिर इसका लॉन्ग सॉल्यूशन, जो स्थायी समाधान है, उसकी तरफ कहीं हम बढ़ते नजर आए। लेकिन उससे पहले वार्षण साहब, दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत पानी की अगर मैं बात करूं, कैसे आज के दौर में नज़र आ रहा है और ख़तरा जो पहले लग रहा था कि ज़्यादा है, वो कितना कम हुआ है या फिर कहीं पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है? देखिए, पानी की जहाँ तक समस्या है वो तो पहले से बहुत बढ़ चुकी है। एक तो उसकी मात्रा कम होती चली जा रही है क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। तो प्रति व्यक्ति जितना पानी पहले खर्च होता था, आज हम उससे अधिक मात्रा में पानी खर्च करते हैं। जितना हम पानी खर्च करते हैं वो पानी सब उसकी गुणवत्ता ख़त्म हो जाती है और उसको फिर हम नदी, नालों और तालाबों में छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अधिक मात्रा का गंदा पानी जब स्वच्छता के तालाबों में या नदी में जाएगा तो वो पानी भी ख़राब हो जाता है। तो एक बात तो ये है कि और तरह तरह के हम केमिकल डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा बेंगलोर में जो वहाँ की वलंदरू लेक है उसमें 2-3 दफ़े आग लग गई। अब ये सब इस तरीके के जब होगा तो इससे तो पानी की जो गुणवत्ता है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 80% जो हमारे पानी के स्रोत हैं वो उनमें पीने लायक पानी नहीं रहा है। एक तो फर्टिलाइज़र, दूसरे केमिकल और तरह तरह के और अन्य चीज़ें, कूड़ा करकट, कबाड़, वो सब हम पानी के अंदर डालते हैं। देखिए, हमारे यहाँ गंगा साफ़ करने की एक योजना बनाई गई है, सरकार भी उसमें बहुत चिंतित है। लेकिन कई दशकों से ये प्रोग्राम गंगा को साफ़ करने का चल रहा है, लेकिन अभी तक
हमारे को सफाई गंगा वाली बहुत दूर नज़र आती है। दिल्ली के अंदर ही देखिए, राजधानी में हमारी यमुना नदी है, वो भी बहुत गंदी है और हर रोज़ चिंता भी व्यक्त की जाती है। एनजीटी भी उसके ऊपर अपने आदेश देता है, लेकिन उस सब के होने के बावजूद भी इसके अंदर बहुत मुश्किलें आती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारा सीवरेज सिस्टम है वो इतना छोटा है, तो बिना रॉ सीवेज ही हम नदी और नालों में और पानी के स्रोतों में डाल रहे हैं। उनकी मात्रा बढ़ रही है जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, तो इस सब से ख़तरा तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आंत्रशोथ की बीमारियां होती हैं जिससे लोगों को तकलीफ़ होती है, हैज़ा होता है। और एक और जो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत चूँकि गरीब देश है और अधिकतर ज़्यादातर पॉपुलस देश गरीब हैं, वहाँ पर जो हमारा न्यूट्रिशन का लेवल है और जो जनरल स्वास्थ्य का स्तर है वो बहुत गिरा हुआ होता है। इसकी वजह से ये प्रदूषण का असर हमारे यहाँ बहुत अधिक होता है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जितनी प्रदूषण की मात्रा, अगर कोई एक पर्टिकुलर हम ले लें स्टैंडर्ड, तो उसकी जो अच्छे देश हैं जहाँ पर के खाने का और पौष्टिक खाना मिलता है, वहाँ के मुकाबले हमारे ऊपर उसका अधिक असर पड़ता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि चिंता हमको अधिक करनी चाहिए उसके रख रखाव की और उसकी देख रेख की, ताकि हमारे लोगों को, अभी दिल्ली में एक सर्वे हुआ है, कई जगह और भी हुआ है, 10 बच्चों में से 4 बच्चों के अंदर फेफड़े की कमी हुई है, उनकी जो लंग कैपेसिटी है वो गिर गई है। तो इस तरीके से पर्यावरण हमको हर तरीके से बहुत नुकसानदायक है और इसका काफ़ी इकोनॉमिक एंगल भी है, जिसके बारे में बाद में बात करूँ। राजीव साहब, सवाल ये उठता है कि तेज़ी के साथ ये दोनों टूल, अगर दोनों माध्यमों को मैं कहूँ, उपाय या फिर इसको सुधारने या उसको पोजीशनिंग वापस उस जगह पर लाने के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ की ज़रूरत है? पब्लिक अवेयरनेस एक टूल ज़रूर हो सकता है, लेकिन हम जिस तरह बढ़ रहे हैं, यानी हम जब मैं कह रहा हूँ तो दुनिया की बात कर रहा हूँ, तमाम देशों की, क्या संकेत या कितना सुधार, किस तरीके का रास्ता दिख रहा है? ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं हेल्थ के ऊपर और अदर सोशल इम्पैक्ट्स, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और हम कितने भी कहें कि पब्लिक पॉलिसी की ज़रूरत है, रेगुलेशन की ज़रूरत है, इसमें इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी बहुत बड़ा है और इसमें इकोनॉमिक इनपुट्स भी उतने ही ज़्यादा चाहिए। और कुछ हद तक टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है, यानी क्लीनर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है, लेकिन क्लीनर टेक्नोलॉजी भी एक्सपेंसिव है, वो भी गिने चुने देशों में उपलब्ध हैं। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो एयर पोल्यूटेंट्स के नज़र से देखें या वाटर पोल्यूटेंट्स के हिसाब से देखें। साथ साथ जो है वो है अर्बन प्लानिंग, बात कर रहे थे कि वो वाटर पोल्यूशन और उसके जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर जो इम्पैक्ट हैं, वहाँ क्वांटिटी क्वालिटी दोनों के इश्यूज़ हैं। साथ साथ जो हम देख रहे हैं वो है इंटेंसिफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस, यानी सेम लैंड से हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो या एक सेम इंडस्ट्री में ज़्यादा आउटपुट हो। तो ये जो इंटेंसिफिकेशन है, इंटेंसिफिकेशन का भी एक इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि हम शॉर्टर टाइम में ज़्यादा यील्ड या ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाह रहे हैं। तो ये इंटेंसिफिकेशन, यानी कितना इंटेंसिफिकेशन हम करें, उसका भी एक कंसिडर्ड मेजरमेंट्स होना चाहिए। जी आकाश जी, क्योंकि आप जब बात कर रहे थे हम लोग की, असल में जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर चिंता दिखती है, और चिंता ऐसा नहीं कि गंभीरता भी है, लेकिन असल में गंभीरता के आगे सवाल ये खड़ा होता है कि जो हम अचीव करना चाहते हैं उसका रोड मैप है क्या, और जो हमने अचीव करने की टाइमलाइन दे रखी है, कहीं उस दरमियान जो हमारी सोर्सेज हैं उस काबिल बचेंगे जब हम उनको बचा पाएंगे? देखिए, पहली बात तो इसमें ये समझना पड़ेगा कि जो एनवायरनमेंट में ये जो चेंजेस आज दिख रहे हैं, ये कोई बहुत शॉर्ट पीरियड में हुए हुए चेंजेस नहीं हैं। ये काफ़ी एक लॉन्ग समय से बोथ नेचुरल और मैन मेड कारण की वजह से ये इम्पैक्ट हुआ है जो आज आपको स्थिति एनवायरनमेंट की दिखाई दे रही है। और इसके प्रति अब जो चेंजेस पॉलिसी को लेकर के हो रही हैं और जो प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, जैसे आपने पहले पूछा था उसी के जवाब में, ये पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म मेजर्स को भी अपने ध्यान में रख रही है, एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म सिचुएशन को भी ध्यान दे रही है। लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ कि सबके जहाँ से ये सोर्स
उत्पन्न हो रहा है, जहाँ से ये प्रदूषित हो रहा है, उसको उसी सोर्स पे ही रोक दिया जाए ताकि आगे से हवा प्रदूषित ना हो। एट द सेम टाइम जो ऑलरेडी प्रदूषित है हवा, वो अगर थोड़ा भी चेंज होता है और वो खतरे के मार्ग को क्रॉस कर जाता है, तो उस समय में सडनली कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की आवश्यकता पड़ेगी जो इमीडिएट इमरजेंसी की तरह से यूज किया जाएगा। तो ये जो ग्रेडर एक्शन प्लान जैसे दिल्ली की स्थिति में आपने सुना था पिछले साल चल रहा था, ये एक्चुअली इसमें एक इमरजेंसी रिस्पांस का भी रूप है, ताकि जैसे जैसे लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा एक शॉर्ट टर्म एडिशनल मेजर्स लिए जाएंगे उसको कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी चीज़ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये वातावरण वाकई में काफ़ी लंबे समय से बदल रहा है। एक क्लाइमेट चेंज का भी आपने एक शब्द सुना होगा। तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो ओवरऑल क्लाइमेट है वह भी इस समय के साथ लंबे दौर से चेंज हो रही है, और इन सब का एक प्रकार से एक इंटर रिलेशन है। पोल्यूशन का इससे भी एक जोड़ है। एक आखिरी सवाल वार्ष्णेय सर, क्योंकि जब हम इसकी चिंता जाहिर करते हैं और जिस पर हम बचाव की बात भी सोचते हैं, सवाल ये कि जिस तरीके के विकास, जिस तरीके की दौड़ में मानव सभ्यता इस वक्त दिख रही है, वहाँ पर पर्यावरण की बलि ज़रूरी दिख रही है, मजबूरी है, या हमने इसको ऑप्शन के तौर पर अख्तियार कर लिया है? देखिए, पर्यावरण की बलि आगे प्रोग्रेस के लिए और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यकता यह है कि पर्यावरण के बारे में हमें चिंता करनी चाहिए, और जो हमारा आगे का जो डेवलपमेंट है और जो आगे की हमारी बढ़ोतरी है और तरक्की है, उसको पर्यावरण के दृष्टि से डिज़ाइन करना चाहिए। इसकी आवश्यकता है। पर्यावरण और प्रोग्रेस दोनों साथ साथ मिलके चल सकते हैं। आवश्यकता है हमें अपने एटीट्यूड चेंज की, आवश्यकता है हमको उन सब ढांचों की जो कि हम पिछले दशकों से चलते चले आ रहे हैं। तो इस वक्त हमारी सोच के अंदर बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, जिसको इतनी तेज़ी से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जहाँ तक रूल्स और रेगुलेशंस का सवाल है, हमारे यहाँ बहुत हैं, लेकिन करप्शन और मैनी अदर लेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, लोगों की कमी, टेक्निकल लोगों की कमी, इन सब की वजह से उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, और इसकी वजह से पर्यावरण का मामला बहुत लचर रहता है, और ये हमेशा एक बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है, और इससे हमको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा कि एक इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन है। चलिए, इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन है, और ये समझना मुश्किल नहीं कि इस दिशा में जो कदम उठाए गए हैं वो उस रफ्तार से नतीजे के करीब पहुंचते नहीं दिख रहे हैं जो नतीजा हम चाहते हैं, और इसीलिए ज़रूरत है कि हम सबको इस दिशा में सोचने की और उन योजनाओं को अमल में लाने की जो इसे बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। फिलहाल आज इतना ही। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं, youtube.com/rajsabha.tv/देश-देशांतर। और अगर कोई राय या सुझाव है तो आप मेल कर सकते हैं dd.rajsabhatv@gmail.com पर। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।